प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। सभी दर्शकों का साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैंने कल जो वीडियो बनाया था आरएसएस के 100 साल 99 साल पूरे हो गए। 2 अक्टूबर 2025 से 100वां साल चालू हो गया है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो ये उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बेबुनियाद आरएसएस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है राष्ट्रीय शीर्षक, उसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। उसके कोई मायने ही नहीं थे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। अंग्रेज़ों तो जाना ही था 1919 में, जब ये 1914 में 11-14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, तो इंग्लैंड की इकोनॉमिक हालत, आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई थी। नतीजन उसने सब ये ऑटोनॉम एम्पायर टूटा, खलीफा को हटाया 1920 में। उसके बाद सब कंट्रीज़ को अरब के इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। जो वहाँ के शेख थे, कबीलों के चीफ, उनको किंग बना दिया। जैसे फ्रांस ने लीबिया का किंग बना दिया, इजिप्ट का किंग बना दिया, ऐसे किंग बना दिए जगह जगह। इराक का, ईरान का, पहलवी, तो ये सब बन गए। और उसी जो 1923 के बीच में ये सब मुल्क आज़ाद हो गए। उसके बाद इंडिया का भी जो था कि इसको कैसे जान छुड़ाई जाए, इसको आज़ाद किया जाए, वो 1919 से चालू हुआ था कि जब अरब का चालू हुआ था, ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद। टाइम तो लगता है हर चीज़ में। तो जब अरब कंट्री से बन गए वो अंग्रेज़, और फ्रांस का भी था कुछ चला में, पैलेस्टाइन पे कुछ पे अंग्रेज़ों का कब्जा था, कुछ पे ही फ्रांसिस का था। लीबिया पे फ्रांसिस पे था, ट्यूनीशिया का फ्रांसिस का था। उथल पुथल हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो खैर, जब यहाँ पे कि कुछ नक्शा बनाने लगे, इसकी प्लान, पहले तो प्लानिंग करनी पड़ती है ना, और फिर सबसे सलाह मशवरा भी करना पड़ता है, जो अफेक्टेड पार्टी है उससे, उनके जो नेता है। तो उसके बाद जो था, ये महात्मा गांधी आ गए साउथ अफ्रीका से। उन्होंने जो पुराने गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, इनको साइड ट्रैक करने के लिए, एक ठिकाने लगाने के लिए मुसलमानों को मलानिया साथ खिलाफत आंदोलन चालू किया। ये मैंने सब आपको बताई थी बात, मगर उसका सब नतीजा क्या निकला? अखंड भारत। आज मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, कैसे उसकी हत्या हुई। उसके 2 किरदार थे। नंबर 1 तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जो 1915 में हरिद्वार में जब कुंभ का मेला हुआ था तब उसमें हुई थी। और कुंभ के मेले में उन्होंने अफगान औरतों को मारा, बदतमीजी की, उनसे बदसलूकी, वो तो पर्दानशीन होती हैं और खुदा के फजल से सब जगह जाती है। तरक्की करें इंशाअल्लाह। व्यापारी भी आते हैं, तो हमारा बहुत व्यापार रहा अफगानिस्तान से। वो सुरमा बेचते थे, हलवा पराठा बेचते थे। जब भाई अहमद शाह अब्दाली था दुरानी, जिसको बाबा कहते हैं अफगानिस्तान में, उसने यूनिफिकेशन किया था अफगानिस्तान का 1957 में। 1757 में उसने अफगानिस्तान को, सब कबीलों को मिला के और एक नेशन स्टेट बनाया। इसलिए उसको आज भी बाबा कहते हैं, अफगानिस्तान का बाबा। वो दिल्ली भी आया था, इनको मुगलों को, क्या नाम है इसको, मराठे जो बदमाशी कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, 40% टैक्स इनको ठिकाने लगाने के लिए, सबक सिखाने के लिए। उनका कोई इरादा नहीं था, उनको बुलाया था तो आ गए। जब जयपुर के महाराजा को हटा के मराठों ने पेशवा ने छोटे भाई को राजा बना दिया, वो टैक्स वसूल नहीं कर पाया, तो बाकी राजा भी राजस्थान का डर गए, खौफ खा गए मराठों का। मेरी दादा दादी कहा, मेरी परदादी ग्रेट ग्रैंड मदर, वो 105 साल की एज में है। उनकी 1957 में, हाँ 1957 में डेथ हुई थी। तो वो कहती आ गया चौथ वसूल करना, यानी कि चौथ का मतलब 25%, 10%
छत्रपति का, और 15% पेशवाई, 25% हो गया, 1/4। और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और वसूल करेगा उसका भी अपना खर्चा है, उसको भी चाहिए अपने पापी पेट के लिए। तो फिर उसको मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली को बुला लिया, बड़ा नेक आदमी। उसने 2 किताबें लिखी है, 5 किताबें लिखी है। बड़ा ज्ञानी आदमी था, नेक इंसान। तो उसने यूनिफाई कर दिया 1757 में, 1757। अब वो यूनिफाइड अफगानिस्तान आज तक है, 2025 में। अभी आजकल वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब आए हुए हैं इंडिया में, सब लोग नेक ही आदमी होते हैं। 40 साल वो रशिया से, सोवियत यूनियन से और अमेरिका से लड़ते रहे, अफगान कभी गुलाम नहीं हुए। अमन शांति तो सबको चाहिए, 40 साल का बहुत लंबा टाइम होता है। वियतनामी भी 50 साल लड़े थे बड़े फ्रांसीसी से, अमेरिका से, 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो खैर तो चलता, आबादी खत्म हो गई तो बच्चे और पैदा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। तो खैर, तो मैंने बताया था कि ये 1915 में जो अफगानों को साथ बदसलूकी की गई थी, और वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी, शाही फैमिली, वो भी कुछ आदमी आए थे, उनको बात पसंद नहीं आई, और 1919 में अफगानिस्तान अलग हो गया। यानी अखंड भारत तो सबसे पहले टूटा, अफगानिस्तान। उसके बाद 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ बन गया, ये मैंने कल आपको बताया था। इन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई थी, लंका के जो बुद्धिस्ट वहाँ के धर्मगुरु थे, उसको फिर बर्मा के भी ज्वाइन कर लिया, और जापान के भी ज्वाइन, सब बुद्धिस्ट कंट्री है। तो उन्होंने सारनाथ के मंदिर को लेकर झगड़ा टंटा किया, बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का एक और टुकड़ा टूट गया, पहले बाएं हाथ टूटा अफगानिस्तान, फिर सीधा टूट गया बर्मा, दोनों हाथों से अपाहिज हो गया। फिर आगे आइए 1947 आ गया। अब ये मुसलमानों के खिलाफ तो जिहाद छेड़ दी राष्ट्रीय संघ ने और हिंदू महासभा ने, दोनों ने मिलकर। नतीजन 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया। उसका फिर दोबारा तीसरी दफा हत्या हुई अखंड भारत की। चलिए, वो तो होता रहता, जीना मरना किसके हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं, ना आपके ना प्यारे दोस्तों मेरे हाथ में। फिर क्या हुआ 1947 में अगस्त में इंडिया पाकिस्तान 2 मुल्क बन गए। पहले जो डोमिन थे इंग्लैंड के, बाद में 1950 में जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, पाकिस्तान का 1956 में बना था। बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने बनाने, क्योंकि मदीना के पैटर्न में बनाना चाहते। पहली जो इस्लामी गवर्नमेंट बनी थी मदीना में थी, पैगम्बर मोहम्मद साहब ने बनाई थी। वो मेरे फादर गाना गाया करते, मौला मेरे ले चल मदीने मुझे, गर्मी के मारी आए फक फक पसीने मुझे। तो गर्मी में तो यहाँ मेरे दिल्ली में बहुत गर्मी हो जाती है, लू चलती है। शायद मदीना हिल स्टेशन है तो वहाँ ठंडक होती होगी, इसीलिए सब गाते थे ले चल मौला मुझे मदीने में मुझे। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर लाला भवानीश्वर शाह जी, वो भी मक्का गए थे, पता नहीं मदीना गए नहीं, मक्का तो गए थे वो। उनका एक आबदार था पठान, उन्होंने छुट्टी मांगी, वो पिशावर के पास के किसी गांव का था। कभी मैं भी चलता हूँ, चले गए, मगर वो गांव में ना जाके मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को मृत वापी छोड़ने आया। बहुत नेक अच्छे इंसान थे वो, ये पठान जो है। तो खुदा के फजल से ये तो सब किस्म की चीज़ें होती रहती है दुनिया में। तो खैर, उसके बाद क्या हुआ, 47 में बन गया, 50 में गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया इंडिया में। और पाकिस्तान जो था वो इस्लामिक कंट्री बन गया। इस्लामिक कंट्री में कुरान के मुताबिक चला नहीं, हदीस के मुताबिक आज तक नहीं चला, बड़ा मुश्किल काम है उस पर। और जो ढूंढते रहे कि मदीना में कैसी सरकार बनी थी, आज तक कोई दुनिया का मुस्लिम कंट्री बना ही नहीं पाया। क्या चलो, तो सब चलता रहता, हम कौन कर पाता नहीं, जमाना बदलता, दुनिया बदलती, हवा बदलती, मौसम बदलता, बदल गया। अब क्या हुआ
कि इंडियन आर्मी की 2 बटालियन लहसा में रहती थी, अंग्रेजों के इस जमाने से, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से। लासा जो तिब्बत की कैपिटल है और राजधानी है, और लास्ट में जो थे वहाँ ये 2 बटालियन कमांडर तो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं और 1 ब्रिगेडियर, वो परमानेंटली लासा में थे। उनकी पता नहीं अब तो प्यारे दोस्तों ये बिल्डिंग बनी है नहीं बनी है, उनकी बैरक्स होगी तो चीन ने कब्जा कर लिया होगा। तो सन 56 में 1956 में, क्योंकि ये आरएसएस को हिंदू मास मांगो तो पाकिस्तान को गाली दो, पाकिस्तान को गाली दे दिया नहीं, हिंदू को मुसलमानों को गाली दो। पाकिस्तान को तो इनका बस की खुशी नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट का बस की खुशी था, बंटवारा हो गया। तो पहले अफगानिस्तान का बंटवारा हुआ, फिर पाकिस्तान का हो गया। अब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का रास्ता है वो सेंट्रल एशिया, अफगान सेंट्रल एशिया यूरो एशिया तक जाता है, वो सिल्क रूट कहलाता था। सारा व्यापार सेंट्रल एशिया से यूरो एशिया से वहाँ होता था। औरंगजेब के ज़माने में बादशाह, मुगल बादशाह 23%, 23% इंटरनेशनल ट्रेड में औरंगजेब की बादशाह की जमा था। उनकी हैदराबाद तक सरकार थी, उससे आगे नहीं थी। चांद बाबी से लड़ते मर गया। जो गोलकुंडा जो है किला में देख के आया था वो मई 2000 में, मेरा बेटा हैदराबाद में था उस टाइम, वो दिखा कर लाया था। लड़ते मर गया, बुढ़ा भी हो गया था शायद, वो 80+ हो गया था औरंगजेब। मैं भी 80+ तो हो गया, पर मरा नहीं अभी मैं फिलहाल, और कोई इच्छा भी नहीं है, इरादा भी नहीं है मरने का। अपना जीने की का इरादा है, ना मरने की कोई इच्छा नहीं। जिंदगी चल रही है। तो खैर प्यारे दोस्तों, 1956 में जब 2 वो लास्ट बटालियन सिख रेजिमेंट की थी, हरी पगड़ी वाले जो होते हैं सरदार, सिख लाइट इन्फेंट्री नहीं बनी है, तो 62 के बाद बनी है, जो लाल पगड़ी वाले हैं, शूल कास्ट सिख है उसमें, और सिख रेजिमेंट हाई कास्ट सिख है। तो क्या हुआ कि वो आ गई, सरकार ने हुक्म दिया, आ गई, इंडिया वापिस आ गई। इनका सिख रेजिमेंटल सेंटर मेरठ में होता था। मेरे फादर उसके पेंट अकाउंट्स के इंचार्ज थे। मैं भी फादर के कई दफ़े ऑफिस चला जाता था, वो ट्रू कॉपी अटेस्ट करा वो फाइनल टाइप करा देते थे और किसी अकाउंट से अटेस्ट करा के मुझे दिए होते थे, ट्रू कॉपी अटेस्ट थे। वहीं पे मेरा सिलेक्शन हुआ था शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 1969 में। टोटल यहाँ था, फाइनल हुआ था बंगलौर में, 3 दिन रहे थे बंगलौर। फिर क्या हुआ कि हो गया, आ गई फौज वापस, दोनों बटालियन। अब जो वहाँ दलाई लामा थे वो घबराए कि भाई ये तो जो मेरे प्रोटेक्शन में जो 2 बटालियन थी, एक बटालियन में 900 आदमी होते हैं फौजी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, या अब तो कर्नल होने लगे, और फिर ये 3-4 मेजर होते हैं, फिर 5-7-10 कैप्टन होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट होते हैं, उस टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट भी होते थे। फिर सूबेदार मेजर एक बटालियन में एक होता, 4-5 सूबेदार होते हैं। तो ऐसा सिलसिला चलता है, वो नॉन कमीशन ऑफिसर कहलाते हैं, और सेकेंडली लेफ्टिनेंट से लगा के ऊपर कमीशन ऑफिसर। तो आ गए। तो अब दलाई लामा घबराया, वो 50 उसको दिखाई दिया कि अब तो ये मामला गड़बड़ है, चीनी जो है न जीने देंगे न मरने देंगे, अपना राज चलाएंगे, इनको रोकने वाला कोई है नहीं। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से बटालियन थी वो इंडिया वापिस चली गई। तो दलाई लामा 59 में तिब्बत छोड़ के इंडिया आ गया। वो धर्मशाला में, पहले तो मसूरी में उनका बना था, 1-2 साल रहा था, अब उनका धर्मशाला में बना हुआ हेडक्वार्टर। गवर्नमेंट एग्जाइल है उनकी। और अच्छा वहाँ ये दलाई लामा तो आ गया, फौज भी आ गई, मगर जो टेक्निकल मैटर है, आदमी तो कहीं तो उठा के कहीं ले जाओ। जो तिब्बत का पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो लाइनें पड़ी हुई थी वहाँ की,
पोस्ट एंड टेलीग्राफ थी, वो लाइन तो उखाड़ नहीं सकते, वो तो अक्रॉस हिमालय थी। तो वो जो कलकत्ते का टेलीकॉम सर्कल होता था, तिब्बत का पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सारा सिस्टम जो कलकत्ता सर्कल था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से था। उस टाइम तो खैर टेलीग्राफ पता नहीं हुआ नहीं हुआ होगा, बाद में तो ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट के ज़माने, तो कलकत्ता टेलीग्राफ सर्कल के अंडर में था। वो इंडियन गवर्नमेंट ने, जब चीन ने आ गए, दलाई लामा आया, तो उसको चीन की गवर्नमेंट को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? कोई चीज को उठा, क्यों सौंप दिया प्यारे दोस्तों? इसका सवाल तो पूछना जायज बनता है सवाल, क्योंकि भारत की इकोनॉमी धूल चाट रही थी। क्योंकि इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए तो नॉर्दर्न इंडिया का ट्रेड चाहिए, अफगानिस्तान के और पाकिस्तान से हो गया, और फिर वहाँ से ये सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, वहाँ से यूरो एशिया, पहले तो पैदल ही जाते थे, तो वो होता था। मगर उसके बाद ये ट्रेड का रास्ता बंद हो गया, तो कुएं का मेंढक बन गया इंडिया। जोहड़ का मेंढक समझ लीजिए, जोहड़ बड़ा होता है ना कुएं से, डगवेल से, वो समझ लीजिए आप। अब ट्रेड का रूट हो गया बंद, तो रूट बंद हो गया भाई। जब ट्रेडिंग व्यापार नहीं होगा तो धंधा कहाँ से होगा? तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो इंडिया की इकोनॉमी जमीन में जमीन दोज होती चली गई, खड्डे में घुस गई। किस वजह से? ये मुसलमान पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, कब्रिस्तान के नीचे शिवलिंग ढूंढो, यही काम रह गया। और पॉलिटिशियन जब बाहर ले जाओ, मैं अपना टाइम बिता लेता हूँ, तो उससे नतिया की इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई, इसलिए तो आदमी बुलानी पड़ी वापस तिब्बत से। और ये 1961 में कलकत्ता सर्कुलर पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वो भी तिब्बत को उसको छोड़ के चीन को वापस लौट गया। खाली हाथ लौट के लेके कौन आता? ना कोई लेके आता, ना कोई लेके जाता। सालों साल लग जाते हैं किसी सिस्टम को बनाने के लिए। कोई ऐसा नहीं है खुदा के फजल से आगे आसमान से नीचे टूट गया। बहुत टाइम लगती है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है, और पैसा तो बचा नहीं। नेहरू की तवज्जो थी डेवलपमेंट की, कि IIT बनाऊं, यूनिवर्सिटीज बनाऊं, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन बनाऊं, पैसा मांग, डैम बनाऊं, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाऊं। इंग्लैंड से आते पहले सारे ट्रांसफार्मर वगैरह जो होते थे पावर हाउस के लिए, हाइड्रो पावर से, तो इलेक्ट्रिकल से बनाया। मेरे फादर ने अकाउंटिंग सिस्टम का एस्टेब्लिश किया हुआ था 1956 में। तो भोपाल में जूनागढ़ हाउस है, नवाब जो थे वहाँ के जूनागढ़ के, बहुत बढ़िया पैलेस है। हम लोग उसमें तकरीबन 1 साल रहे, मैं 6ठी क्लास में बताता हूँ। वो भोपाल की लेक है, बहुत बड़ी लेक है, वो वहीं से दिखाई देती थी बरामदे से। वो कहते तालों में भोपाल था नहीं, बाकी सब तलैया हैं, छोटे छोटे तलैया झील। भोपाल ताल बहुत बड़ा है, अपर लेक और लोअर लेक। लोअर लेक तो छोटी, अपर लेक बहुत बड़ी है। वहीं पे भोपाल के नवाब साहब का जो था पैलेस था पहाड़ी के ऊपर, और जूनागढ़ के नवाब साहब का था नीचे। उनके साथ ब्याह शादी में कुछ तो रिश्तेदारी भी थी भोपाल के नवाबों से, मुझे अब याद नहीं, पता नहीं, देख लीजिए आप, गूगल पे मिल जाएगा आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी मिल जाएगा। गोर का देख लीजिए, जेमिनी का, कोई सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोर की जब से सबसे अच्छी है, और चैट GTP भी अच्छी है, पर मैं तो गोर इस्तेमाल करता हूँ, जेमिनी इस्तेमाल करता हूँ। तो जेमिनी पे नहीं मिलता तो गोर देख लो, एलान मस्क वाली है। तो प्यारे दोस्तों, इकोनॉमी का सत्यानाश, तिब्बत खो दिया, पहले अफगानिस्तान खो दिया, फिर बर्मा खो दिया,
फिर पाकिस्तान खो दिया, फिर तिब्बत खो दिया। तो प्यारे दोस्तों क्या हुआ? ये अखंड भारत की हत्या नहीं हो गई? कौन से देश सेवा की है? पाकिस्तान का ट्रेड रूट बंद होने से नॉर्दर्न इंडिया भिखारियों की हालत पहुंच गया। 85 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है मोदी सरकार को। मनमोहन सिंह की सरकार में 1 करोड़ आदमी को नहीं देते थे मुफ्त राशन। सबका काम चल रहा था, कोई नहीं इसके राशन। मामला इलेक्शन का, वोट का। आज बंद कर दो राशन, जूते मार के निकालेगी पब्लिक मोदी को। क्योंकि डाली वाली सब नोच देगी, मुंह काला कर देगी। तो अब जिसने देश के टुकड़े टुकड़े किए, प्यारे दोस्तों, आप उसको देशद्रोही कहेंगे या देशभक्त कहेंगे? ये फैसला आप ही कर सकते हैं। आप ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ध्यानी, अंतर्यामी हैं। आप फैसला कीजिए कि ये आरएसएस और इसकी सरकार, मोदी सरकार, ये देशद्रोही है, गद्दार है या देशभक्त है? फैसला कीजिए और लिख दीजिए, मेहरबानी करिए कमेंट बॉक्स में, कि अखंड भारत की हत्या करने वाले, उसका मर्डर करने वाले अनडिवाइडेड इंडिया का यही तो है हिंदू महासभा, राष्ट्रीय सेवक है। हमें आपको तो कोई पूछता ही नहीं है। हम भगवान का नाम ले, खुदा का नाम ले, हम पे खुदा का फजल ही नहीं होता कि हम कुछ कह सकें या सुन सकें। हाँ, अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है 2005 के बाद से। यूट्यूब वगैरह बन गया है, ट्विटर बन गया है, जिसको अब एक्स बोलते हैं, फेसबुक बन गया, अब इंस्टाग्राम भी आ गया। पर वहाँ उसमें ज़्यादातर औरतों के, लड़कियों के नाच गाने आते हैं। तो मैं फॉरवर्ड तो कर देता हूँ उसमें अपने, देखता नहीं है। हाँ, ट्विटर में बहुत देखता हूँ। मेरी डॉक्टर है, वो कहती थी पापा आप एडिक्ट हो गए, नशा हो गया आपको ट्विटर देखने का। क्या मौसम बदला, जमाना बदला, यूट्यूब आ गई 2005 में, 2022 में इस पर चालू कर दिया डालना। और फिर यहाँ से फॉरवर्ड कर देता हूँ ट्विटर पे, वहाँ से फॉरवर्ड करता हूँ फेसबुक पे, और व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ। तो सब मौसम एक सा नहीं होता। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ कि आरएसएस, हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार तो एक ही है, ये तो आरएसएस के नौकर हैं। जितने प्रचारक हैं सब नौकर हैं, एक से एक बढ़ के बदमाश है, लूज करेक्टर के। फिर शादी करने की तो मना दी है प्रचारक को, मोहन भागवत ने भी की। तो एक तो हिंदुओं की आबादी कम हो गई, बस सेक्स तो नेचुरल भूख है, कुदरती चीज़ है। खुदा की इच्छा के बड़े सबको सेक्स चाहिए। तो फिर ये वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो कहा मैं कुंवारा तो हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ। ये सब यही उसी लाइन के आदमी हैं जितने भी आरएसएस के सेवा। तुझे ये सब नौकर हैं। जो इनका फुल टाइम वर्कर आरएसएस का, पहले तो उसको शायद 5,000 रुपये मिलते थे, और जो पार्ट टाइम वर्कर था वो 30,000 रुपये मिलते थे। तो इंडिया में जो कहते हैं स्वयंसेवक, कैडर बेस्ड पार्टी, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, एक आरएसएस के, इन दो आदमियों को तनख्वाह मिलती थी। ये तनख्वाहिया नौकर थे पैसों के लिए, पापी पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये का कैडर जो है वो पैसे वाला है। अब पैसा तो बहुत आ गया आरएसएस के पास। मोदी सरकार ने मालूम माल कर दिया पिछले 11 साल। क्या मालूम माल तो ये तभी हो गए थे 1957 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और विधानसभा के। तो मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही स्टेट होते थे, तो वाजपेयी ने डिवाइड किया था। छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, उत्तराखंड को अलग कर दिया, झारखंड को अलग कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, वो उसके मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट के मंदसौर, वहाँ लाइसेंस खेती होती है अफीम की। जितने मुख्यमंत्री बने ज़्यादातर वो उसी इलाके से बने, क्योंकि अफीम की खेती कुछ तो लाइसेंस होते हैं, कुछ गैर कानूनी।
वो हर महीने 2 नंबर का पैसा कमाते थे, हेलीकॉप्टर लेके नेपाल चले जाते थे भोपाल से। तो यानी चोरी का पैसा आना हो गया उनको 1957 से, जब इनकी फुल मेजोरिटी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी, राज्य सरकार, और पूरा 5 साल चली, 5 साल खूब नोट कमाए। तो एक तो महारानी गायत्री देवी ग्वालियर की, सिंधिया फैमिली की, उसने राजकोष दिया, इनको लुटाया पैसा। दूसरा जो था ये चोरी का पैसा, रिश्वतखोरी का, अफीम के गैर कानूनी व्यापार का। और फिर ऑफिस में तो रिश्वत देते ही सारे रिश्ते, कौन सी नई बात है। कि प्यारे दोस्तों, आप क्या समझते हैं ये रिश्ते घास खाने के लिए बनते हैं? मिनिस्टर, MLA, MP नोट कमाने के लिए बनते हैं? नगर निरायण, इनका ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो प्यारे दोस्तों, अब इन रिश्वतखोर बेईमान आदमियों को आप क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे? फिर जिन्होंने ये पाकिस्तान बना के अफगानिस्तान अलग करके नॉर्दर्न इंडिया, यूपी, बिहार से, पंजाब से जो जाता था सिल्क रूट से यूरो-एशिया, पैसा आता था, कमाते थे आदमी। व्यापारी पैसा कमाते हो क्या? गधे पे बैठ के घूमने के लिए थोड़ा व्यापार करता है। तो उससे इकोनॉमी डाउन हो गई नॉर्थ इंडिया की, और वो नीचे नीचे जाती जा रही है। आज 85 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। तो जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डाउन किया, नुकसान पहुंचाया, भिखारी बना दिया, उसको आप देशभक्त कहोगे या देशद्रोही कहोगे? फैसला कीजिए प्यारे दोस्तों। आप बड़े ज्ञानी, ध्यानी, महा भगवान के बराबर, अल्लाह के बराबर, आपकी निगाह में ये देशभक्त हैं, देशद्रोही हैं? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिसने इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। तो और जिन्होंने अखिल भारत के टुकड़े टुकड़े की हत्या की, आप हत्यारे को क्या कहेंगे? अफगानिस्तान अलग कर दिया, बर्मा अलग कर दिया, तिब्बत अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया। मैं तो प्यारे दोस्तों बड़ा छोटा सा आदमी, मिट्टी के बराबर, बुढ़ा भी हो गया हूँ बहुत, 82वां साल चल रहा है। आप शायद जवान होंगे। मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। जो आपका फैसला होगा मुझे कबूल होगा, बेहिचक किसी बिना सवाल के मुझे कबूल होगा। आपका फैसला जब मुझे कबूल होगा, कबूल होगा, कबूल होगा, तो ये सच्चाई है। फिर मैं इससे आगे क्या कहूँ? आपने फैसला किया, मैंने कबूल कर लिया। तो सबको नमस्कार, सत्य में जयते, धन्यवाद।